हम लोगों ने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में सैद्धांतिक रूप से जानकारी ली थी, सीखा था। अब आज के वीडियो में संख्या रेखा के माध्यम से, नंबर लाइन के माध्यम से हम संख्या पद्धति को समझते हैं थोड़ा रोचक तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या है। तो संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उसके नामकरण के लिए सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम अंक कहते हैं। अंकों की संख्या निश्चित होती है और संख्याओं की जो संख्या जो होती है वह परिमित रूप से अनेक होती है। और जो संख्या अंकों से मिलकर बनती है और अंक जो है वो निश्चित होते हैं। उनकी संख्या कुल 10 है, 0 से लेकर 9 तक। अब जो इन प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न संख्याएं बनती हैं उनके बारे में हम नंबर लाइन के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या रेखा नंबर लाइन किसे कहते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि एक लाइन होती है जिसमें दोनों तरफ एरो बना होता है, तीर का निशान, जो यह प्रदर्शित करता है कि दोनों ओर संख्याओं को परिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा होती है जिसके मध्य में जीरो होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसके दाहिनी ओर, जीरो के दाहिनी ओर सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, निगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में अब हम जानते हैं, तो जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो ये कि संख्या रेखा को परिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब जैसे हम 0 से 1 के बीच में देखें तो बहुत सारे बिंदु हमें दिखाई देंगे, क्योंकि जो रेखा है वो बिंदुओं से मिलकर बनती है। और 0 से 1 के बीच में अगर हम बात करें कितने बिंदु हो सकते हैं, तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं या बहुत सारे बिंदु हैं। तो इसका जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है, हर एक बिंदु एक संख्या को निरूपित करता है। तो इस कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इसका और एक गुण है कि यदि हम संख्या रेखा में बाएं से दाएं ओर चलें तो संख्याओं का मान बढ़ता है। कैसे? जैसे ऋण 8 से ऋण 6 पर पहुंचेंगे तो ऋण 6 बड़ा है लेकिन ऋण 8 छोटा है। इसी तरह ऋण 8 से यदि हम 0 पर पहुंचते हैं तो 0 बड़ा है, ऋण 8 छोटा है। अब यहाँ पर मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऋण 8 है तो ये 0 से छोटा क्यों है, 0 क्यों बड़ा है? जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी उसका मान उतना ही कम होता है। तो इस तरह मान लीजिए अगर कोई पूछता है 0 माइनस 100 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो वह 0 से छोटा होगा क्योंकि वह ऋणात्मक है। तो इस तरह से बाएं से दाएं चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, और जब दाएं से बाएं हम चलते हैं संख्या रेखा पर तो संख्याओं का मान घटता है। जैसे 6 से 6 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है ऋण 3 से, ऋण 3 बड़ा है ऋण 8 से, इस तरह से। तो संख्या रेखा की ये गुण होते हैं। एक तो ये दोनों तरफ अपमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसका प्रत्येक बिंदु एक संख्या को निरूपित करता है, और बाएं से दाएं चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है और दाएं से बाएं चलने पर संख्याओं का मान घटता है। तो नंबर लाइन समझ में आ गई। अब हम नंबर लाइन के माध्यम से संख्याओं को समझते हैं। तो अब हम नंबर लाइन में 0 पर खड़े हो जाते हैं। अब 0 से पे खड़े होकर हम धनात्मक संख्या की ओर, दाईं ओर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? 1। उसके बाद 2, 3, इस तरह बहुत सारी संख्याएं दिखती हैं। तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर 0 से खड़े होकर धनात्मक संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो जो अंक मिलते जाते हैं उन्हें हम अपने एक थैले में रखते जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को हम एक थैले में रख लेते हैं। तो इस प्रकार एक संख्याओं का समूह तैयार हो जाता है जिसमें 1, 2, 3, 4 डैश 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 बहुत सारी संख्याएं
इकट्ठी हो गई हैं तो एक समूह बन जाता है। इस समूह को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो नेचुरल नंबर वह संख्या होती है जिसे वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एन से प्रदर्शित करते हैं। एन इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब ये होता है कि हम संख्याओं को जितनी आवश्यकता हो उतने आगे तक लिख सकते हैं और संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो इस तरह हमको हमारा एक थैला तैयार हो जाता है जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब थैला भर जाने के बाद हम पुनः वापस मुड़कर ऋणात्मक संख्या की ओर चलते हैं। तो जब हम उधर से पुनः वापस ऋणात्मक संख्या की ओर चलते हैं, जैसे हम एक पर पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सामने हमको क्या दिखाई देता है, जीरो। अब हम इस जीरो को अपनी प्राकृत संख्या वाले थैले में रख लेते हैं तो संख्याओं का एक नया समूह तैयार होता है। इस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो होल नंबर की परिभाषा क्या होगी कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। इससे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि थैले में जब तक हमने जीरो नहीं डाला था तो कौन सी संख्या थी, केवल प्राकृत संख्या थी, एक से लेकर अनंत तक। अब जब हम इसमें जीरो डाल दिए थे पूर्ण हो गई, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें इस थैले में पूर्ण संख्या में जीरो भी है जो प्राकृत संख्या के थैले में नहीं था। तो इस तरह पूर्ण संख्या बन गई। अब फिर हम आगे चलते हैं। तो संख्या रेखा पर हम जब ऋणात्मक संख्या की ओर जीरो से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी हमको ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से संख्याएं मिलती जाती हैं। तो इन संख्याओं को भी हम इसी थैले में रख लेते हैं तो एक नया समूह बन जाता है जिसमें ऋणात्मक संख्या है, शून्य है और धनात्मक संख्या है। इस प्रकार जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटीजर्स कहते हैं। अब यदि परिभाषा की बात करें तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर बनती है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर जेड से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से, जो दोनों ओर अपरिमित रूप से जा सकती है, ऋणात्मक तरफ भी और धनात्मक तरफ भी। अब जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं तो जेड शब्द जो है एक जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता था गिनना, और जहल का अर्थ होता है संख्या। इसलिए यहाँ पर ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए इसको यहाँ पर जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, और क्योंकि यहाँ पे देखो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन किंतु सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि ये सब पूर्णांक तो हैं लेकिन प्राकृत नहीं है। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। यहाँ पे पूर्ण संख्या पूरी पूर्णांक संख्या के अंदर है, किंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होती है। अब ये संख्याएं जो है -1, -2, -3 से लेकर ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होती है लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। अब हम फिर संख्या रेखा पर देखते हैं तो लगभग हमने सारी संख्याएं ले लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और संख्याएं हैं। यहाँ पर नीचे देखो, 0 और 1 के बीच में दो तीन संख्याएं और, जैसे 1/4, 1/2, इस तरह की संख्याएं भी हमको देखने को मिलती हैं। अब इस तरह की जो संख्याएं बची हुई हैं, 1/2, 5/3, ऋण 7/3, इस तरह की संख्याएं हैं, तो अब इस तरह की संख्याओं को भी हम इसी थैले में रख लेते हैं। तो एक संख्याओं का फिर नया समूह प्राप्त होता है। इस समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू
क्यू से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्यू शब्द जो है तो क्विटेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुपात। तो कुछ ये संख्याएं जो है अनुपात के रूप में लिखी जाती हैं। अब परिभाषा की बात करें तो वह संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू जीरो नहीं हो सकता और p और q पूर्णांक संख्या होती है। क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता? ऐसा पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग देना परिभाषित नहीं है, इसलिए क्यू को जीरो नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है और सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि 1/2 परिमेय है लेकिन प्राकृत नहीं है, 1/2 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है, 1/2 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद भी हम संख्या रेखा में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, नीचे चित्र में देखो, 1 और 2 के बीच में कुछ और भी संख्याएं हमको दिखती हैं, जैसे √2, √3, इस तरह की। तो एक अलग थैले में अब इन संख्याओं को हम रख लेते हैं तो एक हमें नई संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ क्यू जीरो नहीं हो सकता है, p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है? मुख्यतः रूट के अंदर लिखी होती है और इन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए √3, √2, √3π, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर P से कहीं कहीं डिनोट किया गया है, कहीं कहीं S से डिनोट किया गया है और कहीं कहीं कुछ गणितज्ञ जो है R-Q से भी इसे डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे दो थैले संख्याओं के बन गए थे। अब यदि इन दोनों थैलों को एक साथ इकट्ठा कर दें, इकट्ठा करने पर जो नया समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रियल नंबर कहा जाता है। अब परिभाषा की बात करें तो वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर R से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्या बनती है, जैसे -2, 0, 1/2, √2, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। अब यहाँ मुख्य बात क्या है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, क्योंकि √2 जो है तो वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह चित्र में देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, फिर ये सारे नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। होल नंबर में 0 से लेकर 1, 2, 3, 4। फिर ये सारे नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जिसमें 0 और -1, -3, -2, 0, 1, 2, 3 ये संख्याएं हैं। फिर ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर के अंदर आती हैं और रेशनल और इरेशनल मिलाकर रियल नंबर बनता है। तो इस तरह से संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है। आशा है कि आप सभी को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला चैप्टर जो हमारा एक्सरसाइज है उसके लिए नए वीडियो में